हेलो एवरीवन, आप सबका लॉली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और साथ में ऐसी अपडेट्स जो हर एक को जानना ज़रूरी है वो भी कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। हम लोग अपना आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, आज से हमें चौथा चैप्टर पढ़ना है जो कि द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, पहले ये क्या होता है, चलिए पहले बात तो अपनी बैराग उठा लीजिए। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जैसे कि अगर कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें कोई काम को करने के लिए ही हो रहा होगा कि भैया तुम इतना काम कर दो, मैं तुम्हें इतना रुपए दे दूँगा, है ना। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस होगा, है ना, प्रॉमिस होगा कि भैया ये काम मेरा आप कर दो। उन्होंने कहा ठीक है मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। ये एक प्रॉमिस हो गया। अब उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ऑब्लिगेशन है, मतलब आपका कर्तव्य है उस प्रॉमिस को पूरा करना, है ना। तो जो हमारा ये परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्रॉमिस को जो कॉन्ट्रैक्ट किया है करने के लिए उसको प्रॉमिस को कंप्लीट करना, उसको हम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, ये सेक्शन हमारे 37 से स्टार्ट होता है। तो पहला सेक्शन हमारा 37 है। अब 37 क्या कहता है, बैराग देखिए अपनी पढ़िएगा। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनका ऑब्लिगेशन क्या होगा, है ना। तो इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि पहला ये है, पहली चीज़ हमने कहा कि आप ये काम कर दो ए से, ठीक, ये काम करेंगे अपना, उनकी ऑब्लिगेशन है भाई ये अपना काम करेंगे। दूसरा ये कि ये ए कह रहे हैं खुद से ऑफ़र दे रहे हैं, टेंडर टू ऑफ़र, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ना ऑफ़र टू परफॉर्म, यानी इसको हम लोग टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं। अब इन्होंने खुद कहा कि ये मैं काम कर लेता हूँ, आप मुझे इतने रुपए दे दो, मैं आपका ये काम कर दूँगा। यानी एक तरफ काम कराने के लिए कहा जा रहा है, एक तरफ वो खुद ऑफ़र कर रहे हैं, ऑफ़र टू परफॉर्म, यानी टेंडर टू परफॉर्म कर रहे हैं कि मैं खुद कर दूँगा। ये 2 चीज़ें बताई गई हैं। अब एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे कि इसमें ये बताया, मतलब कि देखिए पहला एग्ज़ाम्पल देखते हैं फिर उसके बाद मैं समझाती हूँ। जैसे ए ने कहा कि ये बी है, ठीक है, बी ने ए से कहा कि ये जो 1,000 रुपीज़ हैं आप ये जा कर के डी को दे दो, ठीक। इन्होंने इनको कहा आप ये 1,000 रुपये लेकर के इनको डी को दे दो, जो भी कंसिडरेशन होगा वो उनको मिल जाएगा, ठीक। और दूसरी सिचुएशन ये है कि इन्होंने खुद कहा कि मैं डी को ये 1,000 रुपये दे दूँगा, आप जितना भी लगता है वो मुझे कंसिडरेशन दे दीजिएगा, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारा पहला लाइन, जो पहला पैरा है वो ये बोलता है, ठीक है, ये इतनी चीज़। जो सेकंड बोलता है, मतलब सेकंड पैरा बोलता है, वो ये बोलता है, मान के चलिए ये इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जिनको 1,000 रुपये देने थे उनकी डेथ हो जाती है, तो जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये 1,000 रुपये दिया जाएगा। अगर मान के चलिए, देखिए इलस्ट्रेशन पढ़िएगा। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट 1,000 रुपीज़। ए डाइज बिफोर दैट डे, ए रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर गुड। मतलब अब मान के चलिए, जैसे इन्होंने इनसे प्रॉमिस किया कि हाँ मैं डी को पैसा दे दूँगा, पर मान के चलिए ए की मृत्यु हो जाती है, ये मतलब इनकी डेथ हो जाती है, तब इस केस में जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनकी लायबिलिटी बन जाएगी कि डी को वो पैसा उनको वापस किया जाए, ठीक है। इस सेक्शन में बस इतना ही बोला गया है। और एक और चीज़, एक और इलस्ट्रेशन देखिए। मान के चलिए ए ने प्रॉमिस किया, जैसे कि ए
जैसे ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बना के दूंगा, ठीक है। अब ए ने तो ये प्रॉमिस कर दिया कि मैं बी की पेंटिंग बनाऊंगा और जो भी कंसिडरेशन होगा वो ए को मिल जाएगा। पर मान के चलिए ए की डेथ हो जाती है, तब क्या होगा? तो क्या इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको करेंगे? तो इसमें जो पर्सनल स्किल आ गया है ना, पर्सनल स्किल ही तो वो पेंटिंग कर रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी है इनका बेटा, इनकी बेटी, इनका कोई रिलेटिव ही वो भी पेंटिंग करता हो या उनके जैसी पेंटिंग कर पाता हो। तो ये पर्सनल स्किल के अंदर आ गया। तो ये एक एक्सेप्शन देखा जाएगा कि यहाँ पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट सेक्शन बोलता है इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए इसमें ये बताया है जो हमारा प्रॉमिसी है, वो जो ऑफ़र आया है, जैसे कि ए ने कहा मैं ये चीज़ कर दूंगा, ठीक है, ये प्रॉमिसर हो गए। पर बी जो थे, बी ने कहा बी के ऊपर है कि ये करें ना करें, इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ में यहाँ पे ए की जो लायबिलिटी है, यानी प्रॉमिसर की जो लायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि अगर चाहे तो वो ख़त्म भी कर सकता है, ठीक। और इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे कि अगर मतलब कि प्रॉमिसर इस चीज़ में, मतलब इस सेक्शन में प्रॉमिसर की लायबिलिटीज़ को हटाया है, उसमें प्रॉमिसर की कोई लायबिलिटी नहीं बताया है ना, पर उसमें कुछ कंडीशन है। जैसे कि पहला बोलता है अनकंडीशनल हो, है ना, दूसरा बोलता है प्रॉपर टाइम एंड प्लेस हो। अब कोई काम कराना है ना, प्रॉमिसी को कोई काम कराना है तो उसके लिए प्रॉमिसी की ड्यूटी है ना कि तुम उसको टाइम बताओ, प्लेस बताओ, तभी ना वो कर पाएगा। उन्होंने कहा 10 कुंटल गेहूँ मेरे घर पे पहुंचा दो। अब प्रॉमिसर को थोड़ी ना पता है आपका घर कहाँ है। तो इस केस में जो हमारे ये मतलब कि प्रॉमिसर को जो प्रॉमिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे उससे फ्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 बोलता है, जैसे कि अब 3 ये बोलता है, जैसे एग्जांपल लीजिए, हम लोग फ्लिपकार्ट से अगर या कोई अमेज़न या ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तब अगर कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप इसको पहले चेक कर लो कि वही मटेरियल है या नहीं है, तो उसके बाद लेते हैं, है ना, ये चीज़ मिलता है। तो उस जो प्रॉमिसर है उस जो मतलब कि एक मिनट देखिए लिखा हुआ है, इफ़ द ऑफर इज़ टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रॉमिसी, मतलब प्रॉमिसी को जो डिलीवर करना है उसको मतलब कि प्रॉपर बताया जाए, प्रॉपर उसको मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाए, रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए, है ना, कि वो देख सके सही प्रोडक्ट है या नहीं है। जो हमने गेहूँ मंगाया तो पता चले चावल आ जाए, ये चीज़ है ना। दूसरा है ये नेक्स्ट पेज पे वो बोलता है एन ऑफर वन सेवरल जॉइंट प्रॉमिसी हैज़ द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज एन ऑफर टू ऑल देम। देखिए ये बोल ये रहा है, अगर कोई जो सेवरल ऑफ प्रॉमिसी हैं, ठीक है, जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, तो उसमें कोई भी मतलब कि देखिए लिखा हुआ है ना, कोई भी ऑफ़र हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें जो मतलब जो भी लीगल मतलब ये समझिए ये प्रॉमिसी हैं, जॉइंट प्रॉमिसी हैं। कोई भी हो कुछ भी होता है तो जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सब ये मतलब जॉइंट में चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, 1 नहीं 2 या 2 से ज़्यादा, है ना, जॉइंट प्रॉमिसी के जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सब मतलब कि सारे प्रॉमिसी लाइबल होंगे उसके, ठीक। आइए हमारा नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 39 इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिसी होली। देखिए इसमें ये बताया है, अगर किसी प्रॉमिस को होली मतलब कि ख़त्म करना है, वो उसका इफ़ेक्ट बताया है। रिफ्यूज़ करता है पार्टी ना करने से तो उसका इफ़ेक्ट बताता है। इसमें इसके अंदर ये हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं,
जैसे कि ए ने बी से प्रॉमिस किया, मैं तुम्हारे तुम्हारा थिएटर है जो भी है उसमें मैं रोज़ गाना गाऊंगा, तो तुम जो भी जितना भी पड़ता है उतना पैसा देना, ठीक है। इन दोनों की इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये रोज़ सैटरडे नाइट को गाना गाएंगे और उसके जो भी पैसा होगा वो उनको मिलेगा, ठीक है। तो एक दिन जैसे कि मान के चलिए 2 3 4 5 6 दिन की उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। इन्होंने एक दिन की गाया, दूसरे दिन गाया, तीसरे दिन गाया, चौथे दिन गाया, पर 5वें दिन इन्होंने एब्सेंट कर ली, इन्होंने नहीं गाना गाया। तो इसमें ये बताया है जैसे कि अगर इस दिन इन्होंने अपने विलिंग से उन्होंने एब्सेंट कर ली, तो जो मतलब पहले तो इन्होंने काम किया है ना, फिर इन्होंने क्या किया, एब्सेंट कर ली, तो इस केस में ये हो सकता है। एक बार बेयर एक्ट रीड कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है। When a party to contract has refused to perform or disable himself from performing, his promise in it is entering to promisee may put an end to the contract unless he is signified by word conduct acquiescence in the continuance, ठीक है। मतलब इसमें ये बोला है जैसे इन्होंने इस दिन छुट्टी मार ली है ना, तो अब जो प्रॉमिसी है ना, जो प्रॉमिसी है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी कर सकता है। अगर प्रॉमिसी चाहे तो ये भी कह सकते हैं अगर तुमने इस दिन नहीं गाया आप इसकी पेनाल्टी भरेंगे और जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो चल रहा है उसको चलने दो, आप इस दिन नेक्स्ट डे आओ आप उस पर गाओ आके, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। पर अगर मान के चलिए जो भी जैसे कि ए और बी से ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, अगर बी ने इन्हें कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुमने इस दिन नहीं गाया है तो आप नेक्स्ट डे आओ, कॉन्ट्रैक्ट अपना मतलब कि चलेगा, और पर इस दिन की जो पेनाल्टी है वो अब भरनी ही पड़ेगी, वो तो कुछ जाहिर सी बात है। तो अगर एक बार ए माफ़ कर देते हैं, उसको आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देते हैं बिना कुछ कहे भी, तो बाद में ए कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक केस है, उसमें क्या हुआ था कि जो लड़का और एक लड़की होते हैं, ठीक है। तो लड़के ने लड़की से प्रॉमिस किया कि जब मेरे पिताजी नहीं मतलब कि उनकी डेथ हो जाएगी तब मैं तुमसे शादी करूँगा। पर क्या कुछ दिन बाद पता चलता है कि उस लड़के ने किसी अदर लड़की से शादी कर ली है और उसके फादर अभी भी अलाइव हैं। तो इस केस में क्या हुआ, जो लड़की है उसको सूट फाइल करने का एक ऑप्शन मिल गया, ठीक है। और जो कोर्ट ने ये कहा कि देखिए मतलब कि उस लड़की का जो भी मतलब प्रॉमिस जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो तो ब्रीच हुआ ही है, और उसने क्या किया, पहले उससे शादी करने का वादा किया फिर किसी और से शादी कर ली, यानी वो एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया। वो करने वाला था लेकिन उससे पहले उसने मना कर दिया है ना। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए। देखिए जो हमारा ये चैप्टर है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कुछ पॉइंट मतलब कि पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म, जो कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ज़रूरी है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, मतलब किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, है ना। तो इसमें सेक्शन 40 बोलता है पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज़ टू बी परफॉर्म, या जो प्रॉमिस है किससे परफॉर्म होगी, जो प्रॉमिसर हैं हिमसेल्फ, प्रॉमिसर खुद अपना उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे, ठीक है, अपना उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। और अगर मान के चलिए अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उनके उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो करेंगे, ठीक है। पर एक्सेप्शन जैसे वो फ़ोटो वाला हो गया, पेंटिंग वाला हो गया, तो वो तो एक्सेप्शन में आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा प्रॉमिसर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो अगर उसको कुछ होता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव उसका आगे का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 41 इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। अब इफ़ेक्ट क्या होगा थर्ड पर्सन का। अब मान के चलिए ये जो प्रॉमिसी पी हैं और ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे आर हैं,
और कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए के साथ इनका कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इसको पूरा करना है, इनकी डेथ हो गई है ना, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनका काम कर रहे हैं उसमें जो ए हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन सिर्फ इतना ही बोलता है। नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए हमारा 42, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज़। देखिए इसमें जॉइंट लायबिलिटीज़ की बताया है, मतलब कि जॉइंट लायबिलिटी किसकी किसके पर आएंगी, है ना। अब उसमें भी ये रिप्रेजेंटेटिव वाला ही सीन है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ए हैं और बी हैं और सी हैं, और ये लोग ने क्या करा कि ये जेड को इन्होंने कहा मैं 100,000 रुपये दूंगा, मैं 1,000 रुपये दूंगा, मैं 1,000 रुपये दूंगा जेड को, यानी 3,000 जेड को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मान के चलिए किसी भी कारण इनकी डेथ हो जाती है, तब जो लायबिलिटी आएगी वो इनके रिप्रेजेंटेटिव पे आएगी। ठीक, मान के चलिए सी के भी डेथ हो गई, तब लायबिलिटीज़ इनके रिप्रेजेंटेटिव पे आएगी, है ना। तो जो ये 1,000 रुपये हैं इनके ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव भरेंगे, और ये तो अलाइव हैं तो इनको तो भैया भरना ही खुद ही है। अगर मान के चलिए सी हैं जो वो भी मर गए, उनके तो उनके रिप्रेजेंटेटिव उन जो 1,000 रुपये है इनको जेड को देंगे। ये लायबिलिटीज़ बताया है उन जॉइंट पर्सन की जो कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है 43, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। 3 चीज़ें जैसे कि पहला बोला है जो लायबिलिटी है परफॉर्मेंस की, वो चीज़ें बताई हैं। ठीक है, देखिए लिखा है ना, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रॉमिस में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। कोई भी जॉइंट प्रॉमिसर को कंपेल कर सकता है काम करने के लिए। तो देखिए पहली 3 चीज़ें बताई गई हैं। पहला जो बताया है, पहला हमारा जो पैरा है उसमें ये बताया है कि मान के चलिए ए हैं, बी हैं, सी हैं, और इनका जेड से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1,000 रुपये देने का, है ना, या 1,000 नहीं 3,000 रखते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, जेड इनको कंपेल कर सकते हैं कि भैया तुम ही मुझे 3,000 के 1,000 रुपये दो। ठीक, मतलब ये इनके पास राइट मिल गया कि ये एक से मांग सकते हैं, है ना, पहली बात। अब एक से मांग लिया, इन्होंने पैसा पे कर दिया, अब इनका क्या होगा, इनके साथ तो गलत हो जाएगा ना। तो वही चीज़ हमारा सेकंड पैरा बोलता है कि अब इनकी जो जॉइंट लायबिलिटीज़ थी, अब ये पैसा इनसे वसूलेगा, अपने 1,000 रुपये इनसे वसूलेगा। प्रॉमिसर को ये तो राइट मिल गया कि वो एक प्रॉमिसर से पैसे निकलवा सकता है, लेकिन इस प्रॉमिसर का जो सिंगल प्रॉमिसर है उसके साथ तो गलत हो जाएगा। उस केस में वो जो इसको राइट मिलता है वो अपनी जॉइंट प्रॉमिसर से अपना काम करा ले, मतलब अपना पैसा निकलवा ले। जैसे कि इसने 3,000 पे करे हैं तो इसके 1,000 रुपये माइनस कर देते हैं, और इसके 1,000 रुपये, इसके 1,000 रुपये इनको मिलेगा, फिर ये निकलवाएंगे, है ना। और जो हमारा थर्ड सेक्शन बोलता है, थर्ड पॉइंट बोलता है, ये बोलता है अगर मान के चलिए किसी भी तरीके से ये लॉस करते हैं, है ना, किसी भी तरीके से ये लॉस में जाते हैं तो तीनों की लायबिलिटीज़ बनेंगी, है ना, पहली बात। तो अब मान के चलिए जो ए हैं, ए हो गए सॉल्वेंट, इनके पास कुछ नहीं मिला, इनके पास कुछ नहीं है, ये बैंक करप्ट हो गया है। ठीक है, मतलब इनके पास कुछ भी नहीं बचा पैसा देने के लिए। तो ये जेड क्या कर सकता है, इनसे पैसे लेगा, इनसे पैसे लेगा, पर ये जॉइंटली भरेंगे। कैसे, 1,500 ये दे देंगे, 1,500 ये दे देंगे। ठीक, 3,000 हो गए। और जो मतलब अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे जो प्रॉमिसर है वो सॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसा नहीं बचा, तो मैं थोड़ी ना लॉस बेयर करूँगा, लॉस ये प्रॉमिसर ही बेयर करेंगे। ठीक है,
इस सेक्शन में यही बताया है। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 44 इफ़ेक्ट टू रिलीज ऑफ वन प्रॉमिसर, वन जॉइंट प्रॉमिसर, यानी इफ़ेक्ट क्या होगा एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज़ कर देते हैं तो। इसमें भी ऊपर ही जैसा है पर मैं इसको समझाती हूँ कैसे। देखिए ये ए हैं, ये बी हैं, ये सी हैं, ठीक। ये हो गए जॉइंट प्रॉमिसर, ये हो गए हमारे जेड जिन्हें पैसे इन लोगों से निकलवाने थे, ठीक है। अब क्या करा जेड ने, ए को माफ़ कर दिया, भैया मैं तुमसे जो पैसे हैं ये हज़ार रुपए नहीं लूँगा, पर जो ये बी और सी हैं उनसे तो अपना पूरा पैसा ही वसूल करूँगा, यानी 3000 रुपये ही वसूल करूँगा। ऐसे थोड़ी ना अपना मतलब कि अपना लॉस करा लूँगा। तो इस केस में इसको फ्री भले कर दिया, पर इन लोगों के पास राइट है, दूसरे प्रॉमिसर के पास राइट है, इनसे पैसा अपना वसूल कर लें, ठीक। आइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, वो बोलता है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट। अभी हम लोगों ने सेक्शन 42 में पढ़ा डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज़, अब हम लोग पढ़ेंगे डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, यानी उसमें राइट्स क्या थे उन जॉइंट प्रॉमिसर लोगों के। अब इसमें पढ़ेंगे जॉइंट राइट्स क्या हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला बोलता है अब मान के चलिए, अब यहाँ राइट की बात आ गई। पहले तो लायबिलिटीज़ थी तो पैसा देना था, अब राइट की बात आ गई है ना। अब मान के चलिए एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि ए हैं, फिर से वही बी हैं, सी हैं और ये जेड हैं। अब मान के चलिए ये जो 3000 रुपये हैं इनको रिटर्न करने थे। अब इस केस में इनकी डेथ हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी भी हो गई, इनकी भी हो गई। अब जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इनसे पैसे लेंगे, समझ में आया। ज़रूरी नहीं है कि सबकी मृत्यु हो जाए, एक ही मान के चलिए सिर्फ डेथ हो गई, तो जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है वो पैसा इनसे लेंगे। अगर ये अलाइव है तो ये खुद ही ले लेंगे, ये अलाइव है तो खुद ही ले लेंगे। अगर इन लोगों की फिर डेथ होती है तो इनके रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट्स, डेवोल्यूशन ऑफ राइट्स, ठीक है। अब हम लोग इसी में ही जो नेक्स्ट पार्ट है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें ये बताया है टाइम और परफॉर्मेंस के लिए कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसमें टाइम और प्लेस और ये सब मेंशन करा जाए, अगर नहीं मेंशन होते तो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 सेक्शन हमारा बोलता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम स्पेसिफाइड। देखिए अगर मान के चलिए जैसे अब देखें ये ए हैं, ये बी हैं, अब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये प्रॉमिसर हो गए कि मैं ये काम करूँगा, ये प्रॉमिस ही हो गए, ऐसे लिख देते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। और ये मतलब कि ये काम अपना करवा रहे हैं, अब कंसिडरेशन होगा तभी हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो कंसिडरेशन तो होगा ही होगा। अब इसमें इन्होंने प्रॉमिसी जो है उन्होंने कोई टाइम, नो टाइम, कोई डेट नहीं, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। तो ये सेक्शन ये बताता है जो भी रीज़नेबल टाइम है उस टाइम में प्रॉमिसर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, ठीक है। पर इसमें बोला है एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, लिखता है कि द क्वेश्चन व्हाट इज़ अ रीज़नेबल टाइम इज़ इन ईच पर्टिकुलर केस अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। पहली बात जो रीज़नेबल टाइम है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। और वो हर एक केस में अलग अलग हो सकता है ना। कोई किसी का केस कुछ और है तो उसमें कुछ और रीज़नेबल टाइम होगा, किसी का केस कुछ और है तो उसमें कुछ और रीज़नेबल टाइम होगा, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 47 जो कि बोलता है टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज़ स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। देखिए अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है, तो
उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए क्या किया इन्होंने, सेक्शन 47 में इस टाइम को स्पेसिफाई कर दिया, पर एप्लीकेशन को स्पेसिफाई नहीं किया। मतलब इन्होंने कहा, जो ये प्रॉमिस ही, इन्होंने कहा तुम आने वाले मतलब कि 10 तारीख को अपना ये 10 अगस्त को अपना ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना, अपना ये काम करना, ठीक है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इस केस में जो ए हैं, ए जो हमारे इसमें लिखा हुआ है, पढ़िएगा, तो इसमें लिखा है यूजुअल आवर, ड्यूरिंग द यूजुअल आवर, मतलब जो वर्किंग आवर्स होते हैं उस आवर में ये जो ए हैं अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब यूजुअल आवर में जो वर्किंग टाइम होता है, वैसे तो नहीं रात के 12 बजे पहुंच जाओगे उस अपना प्रॉमिस कंप्लीट करने, नहीं ना, जो वर्किंग डे है, वर्किंग टाइम है, आप उसमें ही जो प्रॉमिसर है उसको कंप्लीट करेगा, ठीक। आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन 48, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब क्या हुआ, जो मतलब कि परफॉर्मेंस के लिए प्रॉपर टाइम और प्लेस को कन्फर्म कर दिया। तब इसमें क्या है, अब क्या हुआ इस केस में, अब जो हमारे प्रॉमिसी हैं उन्होंने डेट तो स्पेसिफाई कर दिया है ना, डेट स्पेसिफाई कर दिया, टाइम स्पेसिफाई कर दिया, भैया प्लेस भी स्पेसिफाई कर दिया। तो जो वर्किंग आवर है, इसमें भी जो वर्किंग आवर हैं, ए अपना प्रॉमिस को कंप्लीट करेंगे। अब ये वर्किंग आवर क्या है, मतलब यूजुअल आवर उसमें लिखा हुआ है, उसको वर्किंग टाइम बोल सकते हैं। वो अपने यूजुअल आवर में काम करेगा। अब यूजुअल आवर वो हैं, अब हर किसी का अलग अलग होता है, जैसे कि कोई 10 से 6 काम करता है, कोई 9 से 10 काम करता है, ऐसे उसका यूजुअल टाइम, उसको यूजुअल आवर बोला जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 49, जो कि बोलता है प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। जो प्लेस है परफॉर्मेंस करने का प्रॉमिस, वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स बाय फॉर परफॉर्मेंस। तो ये बोलता है अगर एप्लीकेशन के लिए, मतलब जो प्रॉमिस को पूरा करना है, ना एप्लीकेशन के लिए बताया, ना टाइम के लिए बताया, ना प्लेस के लिए बताया, कहाँ कैसे परफॉर्म करेगा प्रॉमिसर, ये तो ऐसा जायज़ नहीं है। तो इसमें ये चीज़ बताया, देखिए, when a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of promiser to apply the promisee to appoint reasonable time and perform promise। तो देखिए, पहली बात, अगर जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप एक बार उसको रीड करिएगा, बहुत सिंपल वर्डिंग्स है, आपको खुद एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आपने एक बार ढंग से सुना है तो, ठीक। अब ये बोल रहा है, अगर इन्होंने प्रॉमिसी ने कुछ भी डेट और टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है तो प्रॉमिसर है वो इनसे पूछ के अब उसको काम कर सकता है। वैसे तो प्रॉमिसी की ड्यूटी है कि वो ये चीज़ें बताए, है ना। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब एंड सैंक्शन बाय प्रॉमिसी। और इस केस में सेक्शन 50 ये बोलता है, अगर प्रॉमिसी ने सब कुछ डिफ़ाइन किया है तो जिस मैनर में डिफ़ाइन किया उस मैनर में उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, और मतलब कि ये जो 3 बचेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो हमें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।